साथियों नमस्कार। इराक में गृहयुद्ध के हालात बने हुए हैं। सोमवार को इराक के पावरफुल शिया लीडर मुक्तदा अल सदर ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। उसके बाद उनके समर्थकों ने सबसे पहले राष्ट्रपति भवन के ऊपर कब्जा किया और उसके बाद बगदाद की ग्रीन जोन में अन्य सरकारी बिल्डिंगों के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। अब तक इन विरोध प्रदर्शनों में 30 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 400 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। इराक में जो ये गृहयुद्ध के हालात बने हैं, इसके पीछे कारण है इराक के शिया गुटों में आपसी टकराव। एक तरफ है मुक्तदा अल सदर का सदर ब्लॉक, तो दूसरी तरफ है ईरान द्वारा सपोर्टेड कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क। हम ताजा हालात को समझें, इससे पहले यह समझना बड़ा जरूरी है कि इराक का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है क्या। मुक्तदा अल सदर के पिता थे ग्रैंड आयतुल्ला मोहम्मद सादिक अल सदर। उनके लाखों में फॉलोवर होते थे। 1999 में मोहम्मद सादिक अल सदर व उनके दो बेटों की इराक के अंदर हत्या कर दी गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उनकी हत्या के पीछे सद्दाम हुसैन की फोर्सेस थी। तो जो मोहम्मद सादिक अल सदर के लाखों फॉलोवर होते थे, आज वो सभी के सभी मुक्तदा अल सदर को फॉलो करते हैं। यानी इराक के शिया लोगों में मुक्तदा अल सदर आज एक लोकप्रिय नाम है। अमेरिका ने 2003 में इराक के ऊपर हमला किया और सद्दाम हुसैन को सत्ता से बेदखल कर दिया। उसके बाद चुनावों के माध्यम से धीरे धीरे शिया राजनेताओं का प्रभुत्व इराक की सरकार में बढ़ने लग गया। यदि हम इराक की पॉपुलेशन डेमोग्राफी की बात करें, तो इराक के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, उनमें से 2/3 शिया हैं और 1/3 सुन्नी हैं। 2003 के बाद से जब अमेरिकी फौजें इराक के अंदर तैनात थी, तो उस समय मुक्तदा अल सदर ने कहा कि इराक की जमीन इराकी लोगों के लिए है और किसी भी फॉरेन फोर्स का इंटरफेरेंस यहां पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उन्होंने अमेरिकी ऑक्यूपेशन का विरोध करने की घोषणा कर दी। उन्होंने अपनी मेहदी आर्मी के लड़ाकों के जरिए अमेरिकी सैनिकों के साथ संघर्ष किया। उन खूनी संघर्षों में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई और हजारों लोग घायल हो गए। उस समय ईरान पूरे तरीके से मुक्तदा अल सदर व उनकी मेहदी आर्मी को सपोर्ट कर रहा था। 2011 में अमेरिकी सैनिक इराक से वापस चले गए। उसके बाद धीरे धीरे करके मुक्तदा अल सदर और ईरान के बीच में मनमुटाव पैदा होने लगा। 2017-18 आते आते स्थिति यहां तक आ गई कि एक समय जो मुक्तदा अल सदर ईरान के काफी करीब होते थे, वो मुक्तदा अल सदर यूएई और सऊदी अरब का दौरा करते हैं। वह यूएई और सऊदी अरब के रूलर से मुलाकात करते हैं। यहां यह समझना बड़ा जरूरी है कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक तरफ यूएई व सऊदी अरेबिया है और दूसरी तरफ ईरान है, और इन दोनों ग्रुप्स में 36 का आंकड़ा है। तो जो ये मुक्तदा अल सदर और ईरान के बीच में जो ये तनावपूर्ण माहौल पैदा हुआ, इसके पीछे 2-3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि 2003 में अमेरिकी हमले के बाद जब चुनाव के माध्यम से शिया लोगों की सरकारें आई इराक के अंदर, तो उन सरकारों में काफी हद तक ईरान का इंटरफेरेंस होता था और उन सरकारों के ऊपर ईरान का कंट्रोल होता था। जो वे सरकारें थी या उन सरकारों के अंदर जो मंत्री और राजनेता थे, उन्होंने बड़े पैमाने पर इराक के अंदर भ्रष्टाचार किया। यदि हम बात फाइनेंशियल सिचुएशन की करें, तो 2022 के पहले हाफ में सिर्फ तेल बेचने से इराक को $60 बिलियन का फायदा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद इराक के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और स्वच्छ पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध अब तक जनता के लिए नहीं है। इसके कारण इराक की जनता के अंदर असंतोष पैदा होने लगा, और जो इराक के अंदर जो शिया सरकारें बनी, उनके खिलाफ धीरे धीरे करके माहौल बनने लगा। और मुक्तदा अल सदर इस हालात को समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे करके ईरान से दूरियां बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि जो सरकारें थी, जो इराक के अंदर सरकारें बनी, जिनके ऊपर काफी हद तक ईरान का कंट्रोल होता था, उनके खिलाफ माहौल पैदा होने लगा था। और मुक्तदा अल सदर ये नहीं चाहते थे कि जो उनके खिलाफ जो माहौल बन रहा था उन सरकारों के खिलाफ, उससे मुक्तदा अल सदर को भी नुकसान हो। और मुक्तदा अल सदर ने अपनी राजनीति बड़ी चतुराई से की। उन्होंने कभी भी डायरेक्टली इराक के सिस्टम या राजनीतिक प्रोसेस के अंदर भाग नहीं लिया। वो अपने कैंडिडेट उतारते थे, इंपॉर्टेंट पोस्ट पे अपने अधिकारियों को नियुक्त करते थे, लेकिन डायरेक्टली कभी भी राजनीति या सिस्टम में भाग नहीं लेते थे, ताकि यदि सरकार के खिलाफ माहौल बने तो उससे उनको नुकसान ना हो, वो सुरक्षित रहें। जिस तरीके से ईरान के अंदर खुमैनी और खामनई हैं, जब हालात खराब होते हैं तो खुमैनी और खामनई
ईरान की सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं और अपनी पोस्ट को, अपनी इमेज को बचा लेते हैं। तो इसी फार्मूले के तहत मुक्तदा अल सदर इराक की पॉलिटिक्स के अंदर आगे बढ़े और वो समय के साथ धीरे धीरे करके ईरान से दूर होते चले गए। दूसरा कारण यह था कि इराक के अंदर से अमेरिकी फोर्सेस के जाने के बाद मुक्तदा अल सदर का ग्राफ लगातार बढ़ता चला गया और मुक्तदा अल सदर नहीं चाहते थे कि वो किसी के अंडर में काम करें, चाहे वो ईरान हो या कोई और। इसलिए उन्होंने नारा दिया, नाइदर ईस्ट नोर वेस्ट बट इराकी मेजॉरिटी नेशनलिस्ट। वो किसी के अंडर में काम बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि इराक की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे वो खुद उभरें, इराक के सबसे बड़े शिया लीडर के तौर पे वो खुद स्थापित हों। राइटर्स अखबार के अनुसार इस साल फरवरी में जब ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल घानी मुक्तदा अल सदर से मिलना चाहते थे, तो सबसे पहले मुक्तदा अल सदर ने उनको कई महीनों तक तो मिलने का समय नहीं दिया। और जब मिलने का समय दिया और इस्माइल घानी अल सदर के घर पहुंचे, तो वहां मुक्तदा अल सदर जानबूझ के अरब ड्रेस पहने हुए थे, यह संदेश देने के लिए कि वो किसी भी तरीके से ईरान के अंडर में नहीं रहेंगे। यहां समझना यह जरूरी है कि इराक की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनमें से अधिकतर शिया हैं, लेकिन वो मूल तौर पे अरब हैं। राइटर्स के अनुसार इस्माइल घानी और मुक्तदा अल सदर के बीच में जो मीटिंग हुई, वो मीटिंग बड़े तनावपूर्ण हालात में हुई और मुक्तदा अल सदर ने सीधे तौर पे कहा कि इराक के अंदरूनी हालातों से, अंदरूनी सिचुएशन से ईरान का क्या लेना देना है। इराक के अंदरूनी मामले से ईरान को दूर रहना चाहिए। उसके जवाब में इस्माइल घानी ने कहा कि यदि मुक्तदा अल सदर भविष्य की इराक की सरकार में ईरानियंस द्वारा सपोर्टेड फ्रैक्शंस को शामिल करते हैं, तो ईरान मुक्तदा अल सदर को इराक का सबसे बड़ा शिया पॉलिटिकल लीडर मान लेगा। लेकिन जैसे ही वो मीटिंग खत्म हुई, तो उस मीटिंग के बाद मुक्तदा अल सदर ने ट्वीट किया और कहा कि नाइदर ईस्ट नोर वेस्ट बट इराकी मेजॉरिटी नेशनलिस्ट। तो संदेश साफ था कि अब वो किसी के भी अंडर में काम नहीं करेंगे। 2019 में ईरान द्वारा जो सपोर्टेड सरकार इराक के अंदर थी, उसके खिलाफ बड़े पैमाने पे प्रदर्शन हुए। मुख्य मुद्दे थे रोजगार के, मुख्य मुद्दे थे करप्शन के, और उन प्रदर्शनों में मुक्तदा अल सदर के समर्थक भी शामिल हुए। उसके बाद जब पिछले साल चुनाव हुए, तो उन चुनावों में सदर ब्लॉक ने 73 सीटें जीती और ईरान द्वारा टोटल जितनी पार्टियां थी, उन्होंने मिलकर मात्र 88 सीटों पे जीत दर्ज की। ईरान द्वारा सपोर्टेड कई पार्टियों को चुनाव में काफी नुकसान उठाना पड़ा। मुक्तदा अल सदर को लगा कि ये उनके पास सबसे बढ़िया मौका है। उन्होंने ये तय किया कि वो ईरान द्वारा सपोर्टेड फ्रैक्शंस को छोड़ के अपनी सरकार बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक कुर्दिश पार्टी को अपने साथ लिया। इसके अलावा यूएई की मदद से एक सुन्नी पार्टी को अपने साथ लिया और तीनों पार्टियों ने मिलकर बहुमत के आंकड़े को छू लिया। उन्होंने तय किया कि इराक के संविधान के अनुसार एक सुन्नी पार्लियामेंट के स्पीकर होंगे, कुर्दिश राष्ट्रपति होंगे और शिया प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन यह बात ईरान को नागवार गुजरी और उस समय ईरान ने यह तय किया कि वो किसी भी कीमत पर इस सरकार को नहीं बनने देगा। जो इराक के अंदर जुडिशरी है, उसके ऊपर काफी हद तक ईरान का कंट्रोल है, क्योंकि ईरान के कहने पे ही कई महत्वपूर्ण जज नूरी अल मलिकी व अन्य प्रधानमंत्री की सरकारों ने अपॉइंट किए थे। तो उस समय इराक की जुडिशरी ने यह फैसला किया कि असेंबली बुलाने के लिए 2/3 बहुमत होना जरूरी है। उस बहुमत के बिना असेंबली की मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती। तो मुक्तदा अल सदर व उनकी समर्थित पार्टियों के पास बहुमत तो था, लेकिन 2/3 बहुमत नहीं था। इसके अलावा इराक के जजेस ने एक फैसला सुनाया जिसमें कहा कि जिस व्यक्ति को मुक्तदा अल सदर, जिस कुर्दिश पॉलिटिशियन को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, क्योंकि जब वो इराक का फाइनेंस मिनिस्टर होता था, तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार व घोटाले करने के संगीन आरोप थे। इसलिए इराक की जुडिशरी ने कह दिया कि वो व्यक्ति इराक के प्रेसिडेंट किसी भी कीमत पे नहीं बन सकते। उसके बाद इराक में मुक्तदा अल सदर के ग्रुप ने बहुत सारी कोशिशें की कि किसी तरीके से अपनी सरकार बनाई जा सके, लेकिन ईरान ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुर्दिश की जो एक ऑटोनोमस सरकार है जिसकी राजधानी इरबिल है, उसके ऊपर मिसाइलों से हमला कर दिया
और उस समय ईरान ने कहा कि वहां पे इजराइल की जासूस एजेंसी मोसाद की प्रेजेंस है, उसको टारगेट करने के लिए उन्होंने मिसाइलों से हमला किया। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये उस कुर्दिश पार्टी को ये मैसेज था कि वो किसी भी तरीके से मुक्तदा अल सदर के साथ मिलकर सरकार ना बनाए, अन्यथा ईरान द्वारा सपोर्टेड मिलिशिया और ईरान की फोर्सेस उस सरकार के ऊपर हमला करेंगी। उसके अलावा सिचुएशन यह भी बनी कि जो यूएई एक सुन्नी पार्टी को मुक्तदा अल सदर के साथ खड़ा कर रहा था, तो ईरान द्वारा सपोर्टेड एक इराकी मिलिशिया ट्रू प्रॉमिस ब्रिगेड ने ड्रोन और मिसाइलों से यूएई के ऊपर हमला कर दिया और यह संदेश दिया कि यूएई किसी भी तरीके से इराक के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश ना करे। उसके बाद यूएई ने अपना एक डेलीगेशन ईरान भेजा और यूएई धीरे धीरे इराक के अंदरूनी मामलों से पीछे हटने लग गया और जो मुक्तदा अल सदर ईरान के फ्रैक्शंस को छोड़ के सरकार बनाना चाहते थे, उनका सपना टूटने लगा। लगभग 2 महीने पहले मुक्तदा अल सदर ने ऐलान किया कि उनके 73 के 73 एमपीज रिजाइन करेंगे और उन्होंने सबने रिजाइन कर दिया। अब यहां समझने की बात यह है कि इराक के अंदर एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत यदि कोई एमपी रिजाइन करता है तो उसकी जगह जो उसके बाद दूसरे नंबर पे जिसने सबसे अधिक वोट ली वो एमपी बन जाएगा। तो ऐसे हालात में ईरान द्वारा सपोर्टेड कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क को बड़ा फायदा हुआ। जब मुक्तदा अल सदर को लगा कि ईरान द्वारा सपोर्टेड कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क सरकार बना सकता है, तो उन्होंने अपने समर्थकों को आदेश दिया कि वो जाके पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर कब्जा कर लें और लगभग 2 महीने से इराक के पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर मुक्तदा अल सदर के सपोर्टर्स का कब्जा है। कई बार मुक्तदा अल सदर ने शुक्रवार की नमाज खुले में पढ़ी, जहां पे उनके लाखों समर्थक इकट्ठे हुए। उनके जवाब में कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन किया और धीरे धीरे करके इराक के अंदर तनावपूर्ण व विस्फोटक हालात बनते चले गए। और अभी 2 दिन पहले मुक्तदा अल सदर ने यह घोषणा करी कि वो इराक की राजनीति से संन्यास लेते हैं। उसके बाद उनके समर्थकों में गुस्सा हो गया, गुस्सा उनका फूट पड़ा और हालात हिंसक हो गए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे पहले भी मुक्तदा अल सदर इस तरीके के ऐलान कर चुके हैं, लेकिन वो समय के साथ अपनी ऐसी घोषणाओं से पीछे हट जाते हैं और दोबारा से राजनीति में आ जाते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मुक्तदा अल सदर की एक ये ट्रिक है दबाव बनाने की, उनकी एक ये ट्रिक है इराक की जनता का और ज्यादा समर्थन हासिल करने की। मुक्तदा अल सदर की डिमांड है कि तुरंत दोबारा इलेक्शन होने चाहिए और उसके बाद नई सरकार बनाई जानी चाहिए। तो अब देखना यह है कि क्या इराक में दोबारा से इलेक्शन होंगे या इराक के अंदर गृहयुद्ध जैसी स्थिति और ज्यादा बनेगी। इस समय ताजा हालात यह हैं कि इराक की सेना ने केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा अल कदीमी के आदेश पर पूरे इराक में कर्फ्यू लगा दिया है और इराकी सेना के टैंक वहां की सड़कों पे घूम रहे हैं। तो अब देखते हैं कि मुक्तदा अल सदर इराक के सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बन पाते हैं या फिर ईरान द्वारा जो सपोर्टेड कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क है उसकी ताकत ही इराक के अंदर मेंटेन रहती है। यहां एक और चीज जो बड़ी समझने की है कि 2020 में जब अमेरिका ने एक ड्रोन स्ट्राइक में कासिम सुलेमानी और अबू मेहंदी अल मुहंदिस को उनकी हत्या कर दी, तो उसके बाद से ईरान की जो इन्फ्लुएंस थी इराक के अंदर वो कम होती चली गई, क्योंकि कासिम सुलेमानी इराक के अंदर सभी पॉलिटिकल ग्रुप्स को काफी लंबे समय से जानते थे। लेकिन जब 2020 में उनकी मृत्यु हुई एक अमेरिकी ड्रोन हमले में, तो उसके बाद से ईरानियन इन्फ्लुएंस के लिए इराक के अंदर एक वैक्यूम पैदा हो गया और जो नए कमांडर बनाए गए कुद्स फोर्स के ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल घानी, वो धीरे धीरे करके अब इराक के अंदर अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि इराक के अंदर शिया गुटों के बीच इस टकराव में जीतता कौन है। लेकिन हमारा तो यही कहना है कि इराक काफी लंबे समय से युद्ध को झेलता रहा है। अब जरूरत यह है कि इराक के अंदर स्टेबिलिटी पैदा हो, इराक के अंदर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने जो किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर में ना हो, जो इराकी लोगों के लिए काम करे और इराकी लोगों को बेसिक सुविधाएं मुहैया कराए। आपने हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।